हाय एवरीवन। हम राजनीति सिद्धांत की सीरीज लेकर चल रहे हैं। इस सीरीज में पॉलिटिकल साइंस की टीजीटी, पीजीटी, एलटी का फुल कोर्स कराया जाएगा। आज की वीडियो में यूनिट 2 का चैप्टर 3 न्याय की स्टडी करेंगे और हम राजनीति सिद्धांत के बाद विचारक, जो राजनीतिक विचारक हैं, फिर संविधान और उसके बाद और दूसरे टॉपिक जो छोटे छोटे और भी टॉपिक्स रहते हैं उन सभी को कवर करेंगे। ये फुल कोर्स करने के लिए, फुल कोर्स की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम देखते हैं न्याय। न्याय की अंग्रेजी जस्टिस है, जो कि लैटिन शब्द जज से बना है। किससे बना है? लैटिन शब्द जज से बना हुआ है। और जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार जस्टिस शब्द जस्टिका से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज को जोड़ना। ये क्या है? जस्टिस शब्द जस्टिका से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज को जोड़ना। अगर हम देखें कि न्याय जो अलग अलग समय में किस रूप में प्रचलित था, किस रूप में वहाँ पर न्याय का क्या तरीका था, तो अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में नैतिक न्याय का बोलबाला था, यानी कि न्याय जो है नैतिकता पर आधारित था। मध्यकाल में भी नैतिक न्याय का बोलबाला था और आधुनिक काल में कानूनी न्याय का बोलबाला था, यानी कि वो उसमें जो कानून के अकॉर्डिंग, अनुसार जो चीज़ें सही थी उन्हीं का वहाँ पर उन्हीं के अनुसार, कानूनी न्याय के अनुसार जो विधि बनाई जाती थी उनके अनुसार न्याय प्रचलन में था। तो कानूनी न्याय का बोलबाला था, जिसमें कि दंड का भी प्रावधान होता है। 20वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय का बोलबाला था और वर्तमान में भी सामाजिक न्याय का बोलबाला है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक न्याय का उद्देश्य होता है वंचित वर्गों के हितों की रक्षा। ये सामाजिक न्याय का उद्देश्य होता है। प्राचीन काल में भारत में न्याय धर्म पर आधारित था, यानी कि सभी जो धर्मों के लोग होते थे उनको धर्म पालन की हिदायत दी जाती थी। और धर्म पालन का मतलब है, धर्म में ऐसी बातें उसमें इंक्लूडेड रहती थी कि कैसे कैसे आपकी दिनचर्या होगी, कैसे कैसे आपका क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है। तो और धर्म में सारी बातें इंक्लूड रहती थी और लोगों को धर्म पालन की हिदायत दी जाती थी। उससे सारे समाज का व्यवस्था चलती रहती थी। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में वितरण को न्याय का गुण माना गया है। वितरण को न्याय का गुण माना जाता है। और जो वितरण का आधार है, जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं समाज में, तो उनका वितरण न्यायपूर्वक होना चाहिए, यानी कि सभी को वो चीज़ें मिलनी चाहिए। और इसका जो आधार होता है योग्यता नहीं होता है, बल्कि आवश्यकता होता है, यानी कि जिन लोगों को आवश्यकता है उनको वो चीज़ मिलेगी। इसका आधार क्या होता है? आवश्यकता होता है, योग्यता नहीं होता है। जो सामाजिक न्याय है, वर्तमान में वितरण को न्याय का गुण माना जाता है, कि यानी कि जो चीज़ें समाज में उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सभी को मिलने चाहिए। और आवश्यकता, जिसको जिसकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ें मतलब लोगों को मिलनी चाहिए। अगर कोई दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके पास आवश्यकता की चीज़ें नहीं हैं, तो समाज, राज्य उनको वो चीज़ें कम कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाने की कोशिश करता है, उनको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। अब न्याय के 3 मापदंड हैं। आज अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो न्याय के 3 मापदंड हैं। एक है समानता, यानी कि सबको सब चीज़ समान मिलनी चाहिए। दूसरी योग्यता है, कि जो जिस योग्य है वो मिलना चाहिए। तीसरी आवश्यकता है, कि जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता है वैसी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। आवश्यकता में वही जो हमारे गरीब लोग आ जाते हैं, वंचित वर्ग आता है,
कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य अपनी ड्यूटी समझता है। तो न्याय के 3 मापदंड हैं: समानता, योग्यता, आवश्यकता। न्याय सभ्य समाज की पहचान होती है। अगर हम देखते हैं कि न्याय होता क्या है, न्याय की जो मेन फीचर्स होते हैं, उसके अंदर जो गुण होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो हम देखेंगे विशेषताएं अगर देखते हैं तो न्याय सभ्य समाज की पहचान होती है। यानी कि अगर किसी समाज में न्याय व्यवस्था नहीं है तो उसे सभ्य नहीं माना जाता है। जिस समाज में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है उस समाज को सभ्य समाज माना जाता है। यानी कि जिस समाज में न्याय व्यवस्था जितनी एडवांस होगी, जितनी अच्छी होगी, वो समाज उतना ही ज़्यादा सभ्य माना जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता समानता के सम्मिश्रण से न्याय की अवधारणा को जन्म दिया। जो स्वतंत्रता और समानता इन दोनों के मिश्रण ने न्याय की अवधारणा को जन्म दिया। न्याय का अर्थ होता है बिना भेदभाव किए सभी को समान अवसरों की प्राप्ति कराना। न्याय सामाजिक जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य होता है। तो न्याय क्या होता है? सामाजिक जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य होता है। जो राजनीतिक जीवन होता है उसका सर्वोत्तम उद्देश्य होता है। और किसी भी समाज की अंतिम अवधारणा न्याय होती है, जिसके सामने सभी अवधारणाएं अपना सिर झुकाती हैं। हालांकि जब राजनीतिक चर्चाओं में सर्वाधिक अन्याय की चर्चा होती है और अन्याय को परिभाषित करना आसान होता है, जबकि न्याय को परिभाषित करना कठिन होता है। न्याय अधिकार, न्याय स्वतंत्रता, न्याय समानता, न्याय संपत्ति आदि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारी मूल अवधारणाएं हैं, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ये जो अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी जो मूल अवधारणाएं हैं, तो इनको न्याय से जोड़कर ही देखा जाता है। तो इस तरह से न्याय अधिकार, न्याय स्वतंत्रता, न्याय समानता, न्याय संपत्ति, ये सभी क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। इन सभी के साथ स्वतंत्रता है वो भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। संपत्ति का अगर कुछ लेन देन अधिकार है वहाँ पर तो वो भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। अधिकार है तो वो भी न्यायपूर्ण होने चाहिए। तो ये जो है ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। और न्याय अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति आदि के बीच समन्वय स्थापित करता है। जो न्याय है ये अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति, समानता आदि के बीच समन्वय स्थापित करता है। क्योंकि जब लोगों में इन सब मूल अवधारणाएं जो हैं स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति आदि को लेकर के जब लोगों के बीच में मतभेद होते हैं, टकराव होते हैं, तो न्याय ही वो ऐसी अवधारणा होती है जिसके थ्रू ये सारे मतभेद मिटाए जाते हैं। इन सब जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में उनको सेटल किया जाता है। तो ये न्याय क्या काम करता है कि जो स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सारी हमारी अवधारणाएं हैं, इनके बीच में समन्वय स्थापित करता है। अब हम न्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है कथन हैं, प्रमुख कथन हैं, वो देख लेते हैं। संत ऑगस्टाइन के अनुसार, संत ऑगस्टाइन का काफ़ी फेमस ये कथन है, न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। ये जो संत ऑगस्टाइन है वो उनका कथन है कि न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। थ्रेसिमेकस कहते हैं न्याय शक्तिशाली का हित है। ये बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण कथन है। न्याय शक्तिशाली का हित है, ये थ्रेसिमेकस बोलते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य की स्थापना करे, यही न्याय है। ये प्लेटो का कहना है। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। सिसरो क्या कहते हैं? न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है, ये सिसरो का कहना है। मार्टिन लूथर जो हैं वो क्या कहते हैं? यदि कहीं भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर जगह खतरा पैदा करता है।
और जो हमारे डी पास्कल महोदय हैं, ये कहते हैं, इनका कथन है, शक्ति के बिना न्याय पंगु है और न्याय के अभाव में शक्ति अत्याचार का साधन है। ऑस्कर वाइल्ड महोदय बोलते हैं, एक ही बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है, वह है कि न्याय की देवी के हाथों में तलवार ना हो। इसी तरह आगे जोसेफ एडिसन बोलते हैं, न्याय अपने और पराये में भेदभाव नहीं करता, शत्रु एवं मित्र में कोई भेद नहीं करता है, इसलिए न्याय को अंधा दिखाया गया है। वार्कर महोदय ने बोला है, न्याय को जीवन की अंतिम मूल्य कहा है। कौटिल्य ने कहा है, कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। इसी तरह जो है आगे जो 20वीं शताब्दी में हमारे जॉन रॉल्स ने भी न्याय का सिद्धांत दिया था। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया था? इन्होंने किया था थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस, ये इसमें इनकी बुक है, इसमें किया था इन्होंने, न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने क्या किया था कि जो अमेरिका के निवासी थे, अश्वेत जातियों के आंदोलन के बारे में लिखा था इस पुस्तक में। जॉन रॉल्स ने जो है अमेरिका के निवासी थे। जॉन रॉल्स कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक उस समय लिखी थी जिस समय अमेरिका में अल्पसंख्यक वर्ग समान अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अल्पसंख्यक वर्ग में अश्वेत जातियां आती थीं। इस समय तरह तरह की राजनीतिक असहमति का बोलबाला था और इसी समय यह अनुभव किया गया कि पूंजीवादी व्यवस्था एवं मिश्रित व्यवस्था ने वस्तुओं एवं सेवाओं को बढ़ाने में भले ही सफल हुई हों, लेकिन आय, संपदा, शक्ति एवं संपत्ति की ऐसी विषमता पैदा कर दिया है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। तो जो ये कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी और मिश्रित अर्थव्यवस्था ने भले ही चीज़ों को उपलब्ध किया हो, वस्तुओं एवं सेवाओं को बढ़ाने में भले ही मदद की हो, लेकिन इन्होंने क्या किया, संपत्ति, आय आदि चीज़ों में बहुत ही बड़ी विषमता पैदा कर दी है, गरीब अमीर के बीच में एक खाई बना दी है। रॉल्स का मानना है कि ऐसे समाज का निर्माण करें जहां अमीरों की स्वतंत्रता को कम किए बिना गरीबों की गरीबी को दूर किया जा सके। ये कहते हैं कि ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां अमीरों की स्वतंत्रता कम भी ना हो और गरीबों की गरीबी भी दूर की जा सके। इन्होंने क्या किया है, उपयोगितावाद का खंडन किया है जॉन रॉल्स ने, और कहा है, खंडन करते हुए कहा है कि सुखी व्यक्तियों के सुख को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, लेकिन दुखी व्यक्तियों के दुख को कम नहीं किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने जो बेंथम का उपयोगितावाद था उसमें क्या होता है कि अधिकतम सुख का उन्होंने सिद्धांत दिया था, तो उसका इन्होंने खंडन किया है और कहा है कि सुखी व्यक्तियों के सुख को चाहे कितना भी बढ़ा लो, उससे दुखी व्यक्तियों का दुख कम नहीं होता है। आगे जो हमारे मैकफर्सन ने जॉन रॉल्स को उदारवादी, लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य का अधिवक्ता कहा है। जो मैकफर्सन ने जॉन रॉल्स को क्या कहा है, उदार पूंजीवादी, लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य का अधिवक्ता कहा है। रॉल्स कहते हैं कि कुछ प्राथमिक वस्तुएं, इनका जो न्याय में इन्होंने जो बातें बताई हैं उसमें जो मेन बातें हैं, ये क्या कहते हैं कि कुछ जो है प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, उनका जो है वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। रॉल्स कहते हैं कि कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं जो सभी के लिए आवश्यक होती हैं। ये प्राथमिक वस्तुएं आय, अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, अवसर, संपदा आदि के साधन होते हैं। और न्याय की जो मुख्य समस्या है वो है कि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है। तो यही इन्होंने जो है मेन समस्या माना है, प्राथमिक जो न्याय व्यवस्था है उसका यही मुख्य समस्या है कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है, और इसका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उसका न्यायपूर्ण वितरण ही
रॉल्स के अनुसार विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। इन्होंने क्या किया है, न्यायपूर्ण वितरण को ही विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। और ये विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है किसको, न्यायपूर्ण वितरण को। और कहते हैं राल्स जो है प्राकृतिक अवस्था को अज्ञान एवं पर्दे की अवस्था कही है। राल्स ने क्या कहा है, प्राकृतिक अवस्था को न्याय मतलब अज्ञान एवं पर्दे की अवस्था कही है। और उसमें इन्होंने आगे कहा है कि जो ये अवस्था होती है प्राकृतिक अवस्था, जो कि अज्ञान एवं पर्दे की अवस्था होती है, वहाँ किसी को यह नहीं पता होता है कि आने वाला उसका भविष्य क्या है। और आगे राल्स ने अपने सिद्धांत में मूल रूप से 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत हैं इनके, इन्होंने दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है राल्स ने। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता का अवसर मिलना चाहिए जो दूसरे के द्वारा निभ सके। पहला सिद्धांत इनका क्या कहता है कि मतलब सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये इनका पहला सिद्धांत है। दूसरे में इन्होंने 2 बातें कही हैं। दूसरा जो सिद्धांत है इसमें 2 बातें कही हैं। सामाजिक आर्थिक विषमता का खंड का जो है उसमें बोलते हैं, सामाजिक आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके। कि जो हमारी सामाजिक आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार हो कि जो समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति हैं, जो कि वंचित वर्ग हैं, गरीब हैं, उनको क्या हो कि अधिकतम लाभ मिल सके। और खंड खा में ये कहते हैं सभी को अवसर की समानता प्राप्त हो, ये कहते हैं। और इसको जो सिद्धांत 1 है, यानी कि जो पहला सिद्धांत है उसको 2 पर सिद्धांत 2 से ऊपर रखा है इन्होंने, यानी कि सिद्धांत 1 सिद्धांत 2 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। और अगर हम सिद्धांत 2 में जो कि 2 खंड हैं उसकी बात करते हैं तो सिद्धांत 2 खा यानी कि सभी को अवसर की समानता, इसको उन्होंने खंड का पर प्राथमिकता दी है। यानी कि जो सिद्धांत पहला सिद्धांत है कि सभी को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसको उन्होंने जो ये दूसरा है सिद्धांत इस पर प्राथमिकता दी है। अगर हम सिर्फ सेकंड पर आते हैं तो जो सभी को समान अवसर की प्राप्ति है, इसको इन्होंने ये जो है व्यक्तियों को अधिकतम लाभ मिल सके, न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को अधिकतम लाभ मिल सके, इसके ऊपर इसको प्राथमिकता दी है, खंड खा को प्राथमिकता दी है। अगर इन दोनों की बात करते हैं तो खंड खा को प्राथमिकता दी है। और अगर हम दोनों सिद्धांत की बात करते हैं तो ये पहला सिद्धांत जो है ये जो है इस पर प्राथमिकता दी है जॉन रॉल्स जी ने। अब हम आगे देखेंगे न्याय के विविध रूप। यदि हम न्याय के विविध रूपों की बात करें तो इसके 6 रूप बताए गए हैं, इसके 6 टाइप ऑफ जो हैं न्याय बताए गए हैं। तो पहला क्या है, कानूनी न्याय। ये जो है जब न्याय कानून के अनुसार होता है तो कानूनी न्याय कहलाता है। यह न्याय इस आधार पर होता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर होते हैं। यह किसी के साथ भेदभाव किए बिना समान न्याय उपलब्ध कराता है। जब न्याय लिखित कानून के अनुसार होता है तो उसे कृत्रिम न्याय कहा जाता है। जब न्याय अलिखित कानून के या मौखिक कानून के अनुसार होता है तो उसे प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय कहा जाता है। तो अगर न्याय जो है क्या होता है, कानूनी न्याय में सभी कानून के समक्ष जो है बराबर होते हैं और सभी को बिना भेदभाव किए समान न्याय उपलब्ध कराया जाता है। और अगर यदि न्याय लिखित है, जैसे कि हमारा संविधान है, तो इसे कृत्रिम न्याय बोला जाता है। और अगर ये अलिखित है, मौखिक है, परंपराओं रीति रिवाजों पर आधारित है, तो इसे नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय बोला जाता है। अगला है हमारा राजनीतिक न्याय, और ये किससे है, उदारवाद से संबंधित है। और मानव अधिकारों की जो घोषणा पत्र में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की शासन व्यवस्था में हाथ बटाने का अधिकार प्राप्त है।
जॉन रॉल्स ने न्याय निर्णय के सिद्धांत की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी का समर्थन किया है। वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय का आधार है। सरकार की शक्ति में जनता की सहमति आवश्यक है। तो जो वयस्क मताधिकार है वो राजनीतिक न्याय का आधार है। यानी कि वयस्क मताधिकार के द्वारा क्या होता है, जो देश के नागरिक होते हैं सभी को, जो अडल्ट हो जाते हैं तो उनको सभी को मत देने का अधिकार और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये जो वयस्क मताधिकार को राजनीतिक न्याय का आधार माना है। सरकार की शक्ति में जनता की सहमति आवश्यक है। यानी जो भी सरकार बनेगी, जैसे कि किसी भी देश में देख लो जहाँ पर लोकतंत्र गवर्नमेंट है, तो जनता ही उसको चुन करके भेजती है। सरकार को जनता ही शक्तिशाली बनाती है उसे, और शक्तिहीन भी जनता ही करती है। यानी कि उसको पद से वंचित करके शक्तिहीन बना देती है। तीसरा है हमारा आर्थिक न्याय। यह मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन का परिणाम है। आर्थिक न्याय किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है। कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को अन्याय की जड़, जो कार्ल मार्क्स थे हमारे, उन्होंने संपूर्ण न्याय व्यवस्था जो संपूर्ण न्याय व्यवस्था की जड़ है उसको जो राजनीतिक व्यवस्था में जो अन्याय होते हैं उसकी जड़ बताया है, आर्थिक ढांचे को बताया है कि जो है संपूर्ण व्यवस्था का आधार आर्थिक ढांचा होता है। और आर्थिक न्याय जो है आर्थिक समानता का पक्षधर है। मार्क्स का मानना है कि जब तक उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण नहीं स्थापित हो जाता है तब तक आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। तो मार्क्सवाद क्या थे कि उन्होंने बोला था कि समाज अमीर और गरीब वर्ग में बटा हुआ है, और अमीर वर्ग का जो है जो उत्पादन के साधन हैं उन पर नियंत्रण है, जबकि गरीब जो है मेहनत करता है और उसको उसकी मेहनत का पूरा मिलता भी नहीं है, इसलिए अमीर बनता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। और जब उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण होगा तभी आर्थिक न्याय सभी को मिल पाएगा, ऐसा जो है मार्क्स मानते थे। अगला है हमारा सामाजिक न्याय। ये समाज के शोषित और वंचित वर्ग को न्याय मिले, ऐसे इस न्याय की मान्यता है। सामाजिक न्याय फेबियनवाद एवं लोक कल्याणकारी राज्य का आधार है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज जाति, धर्म, भाषा, लिंग विशेषाधिकारों पर आधारित न होकर समाज के शोषित और वंचित वर्ग को न्याय मिले। यानी कि जो है इसमें धर्म, भाषा, लिंग पर समाज आधारित ना हो और इसमें समाज के शोषित वर्ग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, ना कि किसी धर्म, भाषा, लिंग से जो विशेष लोग होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनको ध्यान में रख करके जो है सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। जो कि समाज के वंचित लोग हैं, जो चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा, लिंग के हों, उन सबको न्याय मिले, सभी को न्याय मिले, ये इसका सामाजिक न्याय का जो है मेन आधार है। जहाँ राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता के आदर्शों को प्राथमिकता देता है, वहीं आर्थिक न्याय समाज के आदर्शों को महत्व देता है और सामाजिक न्याय बंधुता के आदर्श को स्थापित करना चाहता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय को मिलाकर सामाजिक जीवन में आदर्श न्याय की व्यापक सिद्धि की जा सकती है। तो राजनीतिक न्याय क्या करता है? स्वतंत्रता को, आदर्शों को प्राथमिकता देता है, और आर्थिक न्याय समाज के जो आदर्श हैं उनको देता है, जबकि सामाजिक न्याय बंधुता के आदर्श को स्थापित करना चाहता है। और इन तीनों को मिलाकर के आदर्श न्याय की व्यापक सिद्धि की जा सकती है। अगला है हमारा प्रक्रियात्मक न्याय। इसमें क्या है? ये उदारवाद से संबंधित है। प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक यह मानते हैं कि मूल्यवान वस्तुएं, सेवाएं, लाभों इत्यादि का आवंटन की प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसका संबंध जो है उदारवाद से है। प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। इसके समर्थक हेयक, मिल्टन, फ्रीडमैन, जॉन रॉल्स इत्यादि हैं।
अगला है हमारा प्राकृतिक न्याय। इसका संबंध चारित्रिक विकास से है या नैतिकता को महत्व देता है या सामाजिक न्याय के काफ़ी करीब होता है। जो ये प्राकृतिक न्याय है वो सामाजिक न्याय के काफ़ी करीब होता है और ये चारित्रिक विकास एवं नैतिकता से संबंधित है। तो आज ये हमारा हो गया चैप्टर 3। आगे हम देखेंगे चैप्टर 4 जो कि है लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। तो अभी तक की सारी वीडियोस में हमने चैप्टर 1 से लेकर अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब सारी चीज़ टॉपिक्स या हम कह लें चैप्टर जो हैं यूनिट 2 के हमने कवर कर लिए हैं। और पहला चैप्टर तो हमने बहुत पहले ही, पहला यूनिट जो है वो हमने बहुत पहले ही कवर कर लिया था। तो ऐसे ऐसे हम बहुत जल्द ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी लोग हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये वीडियोस शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये पूरा कोर्स है और फ्री है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आगे की वीडियोस में लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।